अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो था हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था फॉरेंसिक साइंसेस का, जिसमें हमने जो था वो बेसिकली देखा था कि फॉरेंसिक साइंसेस है क्या। देन हमने जो है वो उसका स्कोप डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। हम देखेंगे कि फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है क्या और बेसिकली जो डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, या जो डिफरेंट पॉइजन्स हैं जिनकी वजह से जो क्या होती है बॉडी के अंदर जाके जो है टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ जो है वो हम डेथ्स कह सकते हैं या डिफरेंट जो है वो क्राइम्स होते हैं। तो बेसिकली फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम इसी तरह के जो कंपोनेंट्स हैं या इसी तरह की जो पॉइजन्स हैं या इसी तरह के जो टॉक्सिन्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं या कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए किसी भी बॉडी के अंदर से जो है वो डिफरेंट जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो बेसिकली फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है जो है वो इसी चीज़ के ऊपर काम करती है कि कौन कौन से ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी के अंदर जो है वो हो सकते हैं, जो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, जो कि डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग यूज, पॉइजनिंग और एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एज अ पार्ट लीगल इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि जब भी कोई लीगल फॉरेंसिक जो है वो बेसिकली लीगल एक इन्वेस्टिगेशन है कि अगर कोई भी क्राइम होता है, कोई भी डेथ होती है और अगर इंडिकेशंस ये हैं कि टॉक्सिसिटी की वजह से हुई या पॉइजनिंग की वजह से हुई है, तो जो जिस चीज़ के अंडर वो आता है वो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंडर आता है। कि फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर बेसिकली वो क्या फाइंड आउट करते हैं कि ऐसे कौन से टॉक्सिन्स हैं या ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जिनके यूज़ की वजह से क्या हुआ है, पॉइजनिंग कॉज हुई है, या फिर वो जो ड्रग्स थी वो लंबे अरसे तक या लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए जो है वो यूज़ की गई हैं, जिनकी वजह से जो है वो क्या हुई है, टॉक्सिसिटी कॉज हुई है। तो बेसिकली हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज डिफाइंड एज द defined as the determination of drug use, as the determination of drug use, पॉइजनिंग और एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस as part a legal investigation, as part a legal investigation। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन है। अगर हम इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन देखें, एंड अदर डेफिनेशन दैट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली डील विद द रिलेशनशिप ऑफ द बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड पॉइजन to the medical and legal implications associated with their use, abuse or medical administration। in other words हम क्या कह सकते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली क्या करती है, जो बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स के बारे में जो है वो डिस्कस करती है, डील करती है कि किस तरह से जो है वो कितनी अमाउंट के अंदर यूज़ करनी है और मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ की गई है, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ की गई है, या अब्यूजिव पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जब भी हम कहते हैं कि क्योंकि हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से जो है वो टॉक्सिकोलॉजी अगर कॉज की है तो कौन सी टाइप की ड्रग ने जो है वो कॉज की है। तो बेसिकली अगर हम कहते हैं कि हमने सैंपल का अगर टॉक्सिकोलॉजी का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास सैंपल्स जो है वो डिफरेंट कलेक्ट किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। कौन कौन से टाइप के सैंपल्स होते हैं जो कि फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, किस टाइप के सैंपल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए, हम वो देखते हैं। सैंपल्स यूज इन collected in forensic toxicology। वैरायटी ऑफ द सैंपल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं
टू डिटरमिन द टॉक्सिकोलॉजी। लाइक अगर हम कहें कि मोस्ट कॉमन जो सैम्पल्स यूज़ होते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो यूज़ करते हैं वो है ब्लड है, यूरिन है, हेयर है। मोस्ट कॉमनली ब्लड, हेयर, यूरिन, बेसिकली ये जो है वो मोस्ट कॉमनली सैम्पल्स होते हैं जिनको कलेक्ट करते हैं क्या करने, फाइंड आउट करने के लिए, टॉक्सिकोलॉजी को फाइंड आउट करने के लिए। एज दिस कैन बी इजीली कलेक्टेड इन नॉन इन्वेसिव मैनर एंड प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोथ द हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ये तीनों सैम्पल्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। एक तो ये कि इन सैम्पल्स की जो है वो इजीली डिटर्मिनेशन की जा सकती है, नॉन इन्वेसिव सैम्पल्स होते हैं और ये क्या करते हैं कि इन सैम्पल्स के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन के अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज हुई है कि किस टाइप की ड्रग की वजह से या किस टाइप का पॉइजन की वजह से जो है वो अब्यूज़ टॉक्सिसिटी कॉज हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए जो है वो कितने टाइम से या कितने ड्यूरेशन से जो है वो ड्रग यूटिलाइज़ की जा रही थी, या हम ये कह सकते हैं कि कितनी डोज जो है वो यूज़ की जाएगी है। तो बेसिकली ये सैम्पल्स कलेक्ट करके इनके अंदर से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि किस टाइप की ड्रग है, कौन सी ड्रग है, कितना डोज जो है वो यूज़ की गई, कितने अरसे से जो है वो यूटिलाइज़ की जा रही थी। तो इस टाइप के सैम्पल से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड होते हैं वो है एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो पोस्टमार्टम। आपको पता है कि डिफरेंट जो बॉडीज़ होती हैं उनके पोस्टमार्टम्स किए जाते हैं, मॉर्टम सैम्पल्स, पोस्टमार्टम सैम्पल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि बॉडी के अगर कोई भी पर्सन है या जो भी है मतलब डिसीज़ पर्सन है तो उसकी डेथ जो है वो किस तरह से कॉज हुई, आइदर किसी टॉक्सिकोलॉजी की वजह से, किसी टॉक्सिन की वजह से, किसी भी पॉइजन की वजह से। तो बॉडीज़ के जो है वो पोस्टमार्टम करके वहाँ से जो है वो डिफरेंट सैम्पल्स कलेक्ट किए जाते हैं। द कंटेंट बेसिकली पोस्टमार्टम के अंदर सैम्पल्स के अंदर जो हो सकते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो भी कंटेंट होता है उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लीवर, स्प्लीन, विट्रस ऑफ द आइज और ब्रेन में आल्सो होल्ड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ। इसके अलावा पोस्टमार्टम सैंपल के अंदर मैंने बताया कि कौन कौन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो भी कंटेंट मौजूद होता है वो उसको जो है वो प्रिजर्व करके उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि किस वजह से जो है वो क्या वजह बनी किसी भी पर्सन के डेथ की। इसके अलावा जो लीवर होता है या जो स्प्लीन टिश्यूज़ होते हैं, विट्रस ऑफ द आइज़ के अंदर का जो पार्ट होता है और ब्रेन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो भी डेथ हुई है उसकी कॉज को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा जहाँ पे मैंने जो है वो ब्लड लिखा है, ब्लड को जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है कि जो है वो सबसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लड में से मिलती फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जो है वो ब्लड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। Useful to determine whether an individual was under the influence of any drug or toxin at the time when the sample was collected, such as when suspected of driving। अच्छा, इसी तरह से ब्लड के अंदर से ब्लड को बेसिकली जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल होता है टॉक्सिन्स को या पॉइजन्स को फाइंड आउट करने के लिए। ब्लड के अंदर से वो बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कि आइदर जो है वो पर्सन कोई पॉइजन कोई टॉक्सिन यूज़ कर रहा है या नहीं, या कोई ड्रग का एडिक्टेड है या नहीं, या कोई ड्रग जो है वो यूज़ कर रहा है या नहीं, तो वह ब्लड के सैंपल से जो है वो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यूरिन सैंपल जो है वो भी यूज़ किया जाता है। यूरिन सैंपल को बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द पास्ट कंजप्शन ऑफ मैनी ड्रग्स एंड अदर कंपाउंड। ब्लड को जो है वो करंटली अगर उसने कोई भी ड्रग यूज़ की है तो वो ब्लड के अंदर जो है वो कुछ टाइम तक मौजूद रहती है, देन नो डाउट वो ऑक्सीडाइज होकर या एक्सक्रीट होकर जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ब्लड के अंदर से हम करंटली जो है वो अगर किसी पर्सन की कोई डेथ हुई है ड्यू टू द ड्रग्स है, तो अगर करंटली उसने कोई भी ड्रग ली है तो उसकी डिटर्मिनेशन के लिए हम ब्लड को जो है वो यूज़ करते हैं। यूरिन का बेसिकली हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं कि अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि उसकी बॉडी के अंदर से अगर कोई ड्रग मिली है, या फिर ये फाइंड आउट करना है कि कोई पर्सन जो है वो इन पास्ट के अंदर जो है वो क्या करता रहा है, कोई भी ड्रग का या ड्रग को कंज्यूम करता रहा है, या उसके ऐसा कोई टॉक्सिन्स यूटिलाइज करता रहा है जिसकी वजह से क्या हुई है, उसकी डेथ कॉज हुई है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ विच आर विल लिंगर इन द यूरिन फॉर लॉन्गर देन इन ब्लड ड्यू टू द ग्रेजुअल रेट एट विच दे आर मेटाबोलाइज्ड। जो ज़्यादातर ड्रग्स मैंने बताया कि अगर कोई पर्सन जो है वो लॉन्ग टाइम से जो है वो ड्रग्स यूटिलाइज़ कर रहा है, या ये कह लिए कि किसी पर्सन ने जो भी ड्रग यूज़ की थी जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी कॉज हुई वो इसने कुछ अर्सा पहले यूटिलाइज़ की थी, तो ब्लड के अंदर से जो है वो जल्दी मेटाबोलाइज होकर ब्लड के अंदर से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यूरिन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। या हम ये कह सकते हैं कि मेटाबोलाइजेशन के ज़रिए जो है वो यूरिन के अंदर जो है वो क्या हो सकती है,
मौजूद हो सकती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर जो है वो ड्रग मौजूद थी या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है वो हेयर है। हेयर इज़ यूजफुल व्हेन डिटर्मिनिंग लॉन्ग टर्म एक्सपोजर एंड इवन द डेट ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिन और ड्रग। हेयर के अंदर जो है वो ड्रग्स लंबे अरसे तक स्टोर रहती हैं, और अगर ये फाइंड आउट करना हो कि कोई पर्सन जो है वो कितने अरसे से जो है वो ड्रग्स को यूटिलाइज़ कर रहा है, बल्कि इवन ये कि एग्जैक्ट डेट तक जो है वो कहते हैं कि फाइंड आउट की जा सकती है हेयर को एनालिसिस करके कि कोई पर्सन जो है वो कितने टाइम से या कितने ड्यूरेशन से जो है वो किसी स्पेसिफिक ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हेयर के अंदर जो है वो ड्रग सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहती हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ विच कहाँ का hair is useful when determining long term exposure and even the date of exposure to toxin or drug, as traces of metabolites are incorporated into the hair through the follicles as it grow। फॉलिकल्स के थ्रू जो है वो हेयर्स के अंदर लंबे अरसे तक ड्रग्स जो है वो मौजूद रहती हैं। तो इसीलिए फाइंड आउट करना है कि कोई पर्सन कितने अरसे से या कब से जो है वो ड्रग्स को यूज़ कर रहा है, तो वो उसके लिए हेयर को एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पोस्टमार्टम का, जिसमें हमने कहा कि ह्यूमर vitreous humor जो gel like substances contained within the eye is highly stable for several months following death and has been used to provide evidence of the consumption of a variety of drugs including cocaine। कोकेन की डिटर्मिनेशन करनी है या जो बहुत सारी डिफरेंट ड्रग्स हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए भी जो पोस्टमार्टम के दौरान या फिर जो आई के अंदर हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर होता है, जिस जेल लाइक मटेरियल होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए ड्रग की कंजप्शन का। मैनी ड्रग्स एंड टॉक्सिकन विल एट सम पॉइंट पास थ्रू द लीवर। बहुत सारी जो ड्रग्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं वो लीवर के अंदर भी जो है वो अकोमुलेट हो सकते हैं। तो लीवर को भी जो है वो क्या कर सकते हैं, या स्प्लीन्स होती हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कोई टॉक्सिन है या कोई ऐसे, या लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसका एक्सपोजर की वजह से तो जो है वो पर्सन की डेथ नहीं हुई, तो उसकी डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, लीवर या फिर स्प्लीन्स वगैरह को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लीवर या फिर स्प्लीन वगैरह, यूजुअली वो पास लीवर स्प्लीन और विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज़ होते हैं पास्टमार्टम सैंपल्स के लिए। नेक्स्ट आता है कि हाउ आर द टॉक्सिन डिटेक्टेड। टॉक्सिन्स को जो है वो किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी ऑफ द एनालिटिकल मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टॉक्सिकन की डिटेक्शन के लिए। डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ द मेथड जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। डिटर्मिन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स और टॉक्सिन इन एन इंडिविजुअल्स बॉडी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो मोस्ट वर्सेटाइल एंड यूजफुल मेथड एज इट सर्व टू सेपरेट मल्टीपल कंपाउंड्स फ्रॉम वन एंड अदर इनटू द सैंपल। तो मोस्ट कॉमनली जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम जीसी कहते हैं, यूज़ होती है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो यूज़ होती हैं, लाइक IR है या NMR है या फिर UV है, उनको यूटिलाइज़ किया जाता है वैरायटी ऑफ द सैंपल्स को एनालाइज के लिए करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा नंबर ऑफ इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट आर यूजली परफॉर्म। इसके अलावा डिफरेंट जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है परफॉर्म किए जाते हैं, जिसको अंदर जरिए जो है बेसिकली फाइंड आउट किया जाता है कि आइदर कोई स्पेसिफिक ड्रग जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, जो कि एज अ टॉक्सिन एक्ट कर सकती है, या कोई स्पेसिफिक ड्रग मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैलोरीमेट्रिक मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं टॉक्सिन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि आइदर जो है वो कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट मौजूद है या नहीं है, जो कि क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे कि अगर कोई भी पर्सन है, उसकी बॉडी के अंदर जो है वो अल्कोहल मौजूद है, और अल्कोहल जो है, जैसा कि हमें पता है कि अल्कोहल क्या करती है, डिफरेंट जो है वो इफ़ेक्ट्स कॉज करती है। तो ब्लड अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर जो है वो क्या करती है, अगर वो इंक्रीज़ होती रही तो वो क्या कर सकती है,
टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज कर सकते हैं। नो डाउट हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो अल्कोहल को जो है वो कंज्यूम करते हैं, लेकिन अल्कोहल जो है वो मेटाबोलाइज होती है और बॉडी से जो है वो ऑक्सीडेशन या एक्सक्रीशन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होती रहती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो अल्कोहल की कंजप्शन है वो कितना है, कि रेट ऑफ कंजप्शन जो है वो कितना है अल्कोहल का। अगर जो है वो अल्कोहल का रेट ऑफ कंजप्शन जो है वो बढ़ता जाए, बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं उनका यूजुअली जो मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिज्म रेट होता है, वो डोज के या अमाउंट के इंक्रीज़ होने से जो है वो बढ़ता है। लेकिन जो अल्कोहल है उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स के। तो अगर ब्लड के अंदर जो है वो अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाए तो वो क्या कर सकती है, बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है वो कॉज करती है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्कोहल की अगर ब्लड के अंदर, क्योंकि हम कहते हैं बॉडी के अंदर एंटर होगी तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर से क्या करती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जाके क्या करती है, इफेक्ट कॉज करती है। सबसे ज़्यादा जो अल्कोहल का, अगर अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ती जाए तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। ठीक है, अगर उसका जो है वो कंज्यूमिंग रेट जो है मेटाबॉलिक रेट से कि जिस रेट से वो मेटाबोलाइज हो रही है उसकी कंपेयर में हमारा कंज्यूमिंग रेट ज़्यादा हो तो ब्लड अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी और टॉक्सिसिटी या डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है वो कॉज कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि अल्कोहल का जो सबसे ज़्यादा बड़ा इफेक्ट होता है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है, और नर्वस सिस्टम के ऊपर अगर इफेक्ट है तो वो बहुत सारे दूसरे फंक्शंस को जो है वो इफेक्ट करती है। लाइक यहाँ पे ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन के कुछ रेंजेस जो है उस बुक के अंदर दी हुई हैं, जो कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उससे आपको जो है बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन बेसिकली इंडिकेट करती है कि ब्लड के अंदर अल्कोहल की कितनी अमाउंट मौजूद हो तो वो किस तरह की स्टेट या किस तरह का इफेक्ट जो है वो कॉज करती है और उसकी वजह से जो है वो क्या इफेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर ब्लड के अंदर जो है वो 0.03 टू 0.12 ppm तक अल्कोहल मौजूद होगी तो उसकी वजह से जो स्टेट होती है वो यूफोरिया होती है, और उसकी वजह से क्या होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिक्रीज इनहिबिशन, लॉस ऑफ जजमेंट कंट्रोल एंड इंटेंशन, सम लॉस ऑफ सेंसरी मोटर फंक्शन। इसी तरह से अगर मजीद इससे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एक्साइटमेंट, देन कन्फ्यूजन की स्टेट आती है, उसके बाद स्टोपर की, उसके बाद 0.35 टू 0.50 अगर होगी तो कोमा, एंड अगर 0.45 से ग्रेटर जो है वो अमाउंट जाती है ब्लड के अंदर अल्कोहल की तो वो क्या करती है, डेथ कॉज कर सकती है फ्रॉम रेस्पिरेटरी अरेस्ट के। तो इसके टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अल्कोहल जो है मोस्ट कॉमन कह सकते हैं कि एक अब्यूजिव ड्रग हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है, तो डिफरेंट मेथड्स हैं या डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि क्या किया जाता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर यूज़ किए थे अल्कोहल की कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, या हम ये कहूँ ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन के लिए टेस्ट फॉर ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम ये कहते हैं कि फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर बेसिकली यूज़ किए जाते हैं ब्लड के अंदर से अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। वन बाय वन हम जो है वो डिफरेंट टेस्ट देखेंगे या डिफरेंट मेथड्स देखेंगे जो कि यूज़ किए जाते हैं अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन की डिटर्मिनेशन के लिए। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मेथड यूटिलाइज़ किया जाता था, जो भी अगर ये फाइंड आउट करना है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो ड्राइविंग कर रहा है उसने अल्कोहल पी हुई है या नहीं, तो उसके लिए जो है टेस्टिंग ऑफ अ पर्सनस ब्रीथिंग फॉर अल्कोहल, जिसको हम ब्रीथिंग टेस्ट भी कहते थे, बेसिकली वो यूज़ किया जाता था, जिसके ज़रिए क्या करते थे कि जो भी पर्सन है वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ब्रीथ करता है, उसके ऊपर जो रीडिंग से जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जो या पॉसिबल कलर चेंजेस की बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं कि उसने अल्कोहल पी हुई है या नहीं, अल्कोहल कंज्यूम की है या नहीं। ठीक है, लेकिन इससे सिर्फ ये फाइंड आउट होता था कि आइदर जो है वो अल्कोहल कंज्यूम की गई है या नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट की कितनी अमाउंट के अंदर जो है वो अल्कोहल को यूटिलाइज़ किया गया है वो जो है फाइंड आउट नहीं होती। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिवाइस यूज़ हुई ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन के लिए थी वो रोला हेडजेस ने जो है वो डिटर्मिन की थी ड्रंकोमीटर। ठीक है, जो फर्स्ट डिवाइस यूज हुई थी वो थी ड्रंकोमीटर। ड्रंकोमीटर बाय रोला हार्जर। ठीक है,
ड्रंकोमीटर का अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल बताऊँ, इसके अंदर बेसिकली एक बैलून के ऊपर कंसिस्ट करती थी, जिसके अंदर जो भी पर्सन जिसने अल्कोहल कंज्यूम की हुई है वो एक्सेल करता था एयर जो है वो बैलून के अंदर से, फिर क्या किया थे उस बैलून के अंदर उस एयर को कलेक्ट करके देन उसको एक जो है वो सोल्यूशन जिसके अंदर जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट मौजूद था उसके अंदर उस सोल्यूशन के अंदर उस एयर को इंट्रोड्यूस करवाते थे, और जो भी पॉसिबल कलर की चेंजेस आती थी पोटाशियम परमैंगनेट की ड्यू टू रिड्यूस्ड पोटाशियम परमैंगनेट की वजह से जो भी कलर के अंदर चेंजेस आती थी वो कलर के अंदर जितनी चेंजेस आती थी वो इंडिकेट करती थी कि अल्कोहल की जो है वो कितनी अमाउंट मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा मेथड डिवाइस सिमिलर टू द ड्रंकोमीटर कॉल्ड द इंटॉक्सीमीटर ऑपरेटेड ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल। इंटॉक्सीमीटर थी सेकंड यूज़ होती थी, जिसका सेम प्रिंसिपल यही था कि बैलून के अंदर जो है वो इनहेल एक्सहेल करना, देन उस बैलून को जो है वो किसी ऐसे उसके अंदर जो भी ब्रीथिंग एयर है उसको सोल्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस कराते थे, तो सोल्यूशन के अंदर जो भी पॉसिबल कलर की चेंजेस आती थी लाइक पोटाशियम परमैंगनेट का कलर जो है वो डिसअपियर होना या लाइट होना या फेड होना, ये इंडिकेट करता था कि अल्कोहल की या एथेनॉल की कितनी कंसनट्रेशन या कितनी अमाउंट मौजूद है। उसके बाद जो था इंटॉक्सीमीटर सेम प्रिंसिपल पे काम करता था। नेक्स्ट जो मज़ीद फर्दर काम हुआ और मज़ीद जो फर्दर डिवाइस इन्वेंट की गई ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन की वो थी अल्कोमीटर। एल्कोमीटर बेसिकली क्या है, बेस्ड ऑन द सिमिलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर बेस करती थी। इसके अंदर वो क्या है कि एथेनॉल एंड आयोडीन पेंटाऑक्साइड के दरमियान ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता था। इस केस में क्या है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड जो है वो क्या करती है एथेनॉल, क्योंकि जो भी पर्सन है वो एक्सेल करेगा एथेनॉल, अगर उसके अंदर अपनी ब्रीथ के ज़रिए जो है वो जो भी एथेनॉल इंट्रोड्यूस होगी वो क्या करती है डाई आयोडीन पेंटाऑक्साइड जो है एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगी और इटसेल्फ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी आयोडीन में। और जो भी जितनी एथेनॉल जो है वो मौजूद होगी उतनी ही डाई आयोडीन पेंटाऑक्साइड जो है वो आयोडीन में जो है वो रिड्यूस होगी और उतना ही पेल ब्राउन कलर जो है वो आएगा। तो जो भी पेल ब्राउन कलर की इंटेंसिटी होगी वो ये इंडिकेट करेगी कि कितनी अमाउंट ऑफ एथेनॉल जो है वो मौजूद है या अल्कोहल की कितनी अमाउंट मौजूद है। तो बेसिकली इसको ये मेथड जो है वो अल्कोमीटर के अंदर यूज़ किया जाता था कि डाई आयोडीन पेंटाऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है जो एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है और सेल्फ रिड्यूस होकर आयोडीन में कन्वर्ट होता है। जैसे वो आयोडीन में कन्वर्ट होगा तो पेल ब्राउन कलर आएगा। पेल ब्राउन कलर जितना लाइट या डार्क होगा वो ये इंडिकेट करेगा कि एथेनॉल की या अल्कोहल की कितनी कंसनट्रेशन या अमाउंट मौजूद है। इसी तरह से जो यहाँ पे मैंने दो लिखे हैं एल्कोमीटर और इंटॉक्सीमीटर, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए गए और आज भी जो है वो अवेलेबल है। लेकिन एक और जो न्यू इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ है ब्रेथलाइजर जो है वो डेवलप हुआ और मोस्ट कॉमनली जो है वो अब ये जो है वो यूज़ किया जाता है। ब्रेथ जर इन्वेंट किया था बाय रॉबर्ट ब्रॉकेनस्टेन रॉबर्ट ब्रॉकेनस्टेन। ठीक है, ब्रेथलाइजर टेस्ट के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू बी ब्रीथ इनटू अ कंटेनर whose content are then emptied into a chamber containing potassium dichromate, sulfuric acid एंड सिल्वर नाइट्रेट। कंटेनर के अंदर जो है वो ब्रीथ करता है। उसके बाद जितने भी जो भी सैंपल है लाइक उस कंटेनर के अंदर पोटाशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट मौजूद होते हैं। देन वो क्या करेंगे एथेनॉल के साथ रिएक्ट होगा और जो भी कलर का जो है वो चेंज आता है लाइक रेडिश ऑरेंज से जो है रेडिश ऑरेंज डाइक्रोमेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीनिश क्रोमियम। कलर के अंदर चेंजेस आती है जो ये इंडिकेट करती है कि एथेनॉल मौजूद है, यानी जितना ज़्यादा कलर के पॉसिबल चेंजेस होगी जितने ज़्यादा मीन्स हम कहेंगे कि डाइक्रोमेट आयन जो है वो क्रोमियम के अंदर कन्वर्ट होगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि एथेनॉल की कितनी अमाउंट मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा क्या है ब्लड टेस्टिंग डिवाइसेस जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ की गई, लेकिन उसके बावजूद वो कहते थे कि बहुत सारे एरर्स होते थे क्योंकि एग्जैक्ट हम एक कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके रिजल्ट पे क्या हुआ कि जितनी भी ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन की जो डिवाइसेस थी जो ब्रेथ टेस्टिंग पे बेस करती थी उनको जो है वो रिप्लेस किया गया
IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के साथ, या फिर जनरल में सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स लिखूं तो ज़्यादा बेटर है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जिसमें IR और UV यूजुअली जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के ज़रिए रिप्लेस किया गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको बेसिक प्रिंसिपल वैसे ही पता है कि क्या होता है कि हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है जो सैंपल के अंदर से पास आउट होता है, देन मोनोक्रोमेटर्स यूज़ होते हैं, जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा हमारे पास रीडिंग आएगी और वो ये डायरेक्ट जो है वो इंडिकेट करेगी कि हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर कितनी अमाउंट या कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। अब क्योंकि हमने जो है पर्सन के अंदर से डिटरमिन करनी थी, तो बेसिकली क्या होता था कि जो भी सेल है उस सेल को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाता था, जिसके अंदर अपना सैंपल प्लेस करते थे। तो उसके साथ जो है वो 2 पोर्टल्स अटैच किए जाते थे, जिसमें से एक तरफ से जो है वो एक्सहेल करता है ब्रेथ को, सैंपल कंटेनर के अंदर, चैम्बर के अंदर जाएंगी, जहाँ पे जितनी भी जो भी मटेरियल कंपोनेंट्स मौजूद हैं उस एक्सहेल्ड एयर के अंदर वो चैम्बर के अंदर ट्रैप हो जाते थे। देन जो सेकंड पोर्टल होता था उससे जो एयर एक्सहेल की गई थी वो एग्जिट हो जाती थी। इस तरह से वो चैम्बर के अंदर, सैंपल चैम्बर के अंदर एयर ट्रैप हो गई, देन रेडिएशन उसी तरह से पास आउट होंगे, सैंपल हमारा एब्जॉर्ब करेगा और जितनी हमारे पास रेडिएशन आएगी वो डायरेक्ट इंडिकेट करेगी कि हमारे पास सैंपल के अंदर कितना जो है वो मौजूद है एथेनॉल। इसके अलावा जो यूज़ होता था वो फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्यूल सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम जितनी ज़्यादा एथेनॉल की अमाउंट मौजूद होगी उतनी ज़्यादा ही जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट होता है फ्यूल सेल के अंदर, जो कि डायरेक्ट इंडिकेट करता है एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन को, कि कितनी एथेनॉल जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सलाइवा टेस्ट भी मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है ब्लड अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन की डिटर्मिनेशन के लिए। सलाइवा टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि एक सिंपल स्वैब को यूज़ करते हैं। वो क्या कि उसको जो भी पर्सन है जिसकी जो है वो टेस्ट करना है ब्लड अल्कोहल की कंसंट्रेशंस को, उसको क्या करते हैं कि जो स्वैब जो है इस पास अराउंड द इनसाइड ऑफ अ पर्सन माउथ एंड अंडर द टंग अंटिल द स्वैब इज थ्रूली मॉइस्चन। द स्वैब इज देन ब्रॉट इनटू अ कॉन्टैक्ट विद द टेस्ट सरफेस। टेस्ट सरफेस के नज़दीक लेके आते हैं। जैसे टेस्ट सरफेस का कलर चेंज होता है और जितनी कलर के अंदर चेंजेस आती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है कि जो भी पर्सन है उसके में जो है वो कितना अल्कोहल की कंजप्शन की हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट के लिए मज़ीद ब्लड अल्कोहल की कंसंट्रेशन के लिए फाइंड आउट मज़ीद जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, वो गैस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं, और लास्ट वन MS, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो बेसिकली जो है ये कॉमन मेथड्स कह लें कि जो यूज़ होते हैं कि अगर अल्कोहल के अल्कोहल जो है वो एज अ टॉक्सिक हम कह सकते हैं कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकती है अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर एक जो है वो रेंज के से या एक प्रिस्क्राइब वैल्यू से जो है वो ज़्यादा हो तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है और इवन डेथ कॉज कर सकती है। तो बेसिकली डिफरेंट जो है वो यूज़ होती हैं मेथड्स या डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होते हैं ब्लड के अंदर से अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के साथ साथ ये फाइंड आउट करने के लिए कि आइदर जो उसकी कंसंट्रेशन है या अमाउंट है वो इस रेंज तक नहीं है कि जो क्या कर सकती है टॉक्सिकोसिटी जो है वो कॉज कर सकती है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो है वो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फर्दर जो है वो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हम अपने जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं उनकी हम टेस्टिंग जो है वो किस तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।